मंजरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोक्यूशन, क्या होती है। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब ये होता है कि बॉडी में से करंट गुजरा, उसकी वजह से या तो सीवियर इंजरी हुई या डेथ हो गई, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरिफेरी में या प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें डेथ काज जो होता है वो इलेक्ट्रोक्यूशन होती है। जिंदा मरीज़ भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोक्यूशन का केसेस को कैसे मैनेज करना है, या अगर डेथ हो गई है तो फिर हमने ऑटोप्सी फाइंडिंग उसमें देखनी होती है, कैसे इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हुई है, क्योंकि उसकी वजह से स्पेसिफिक फाइंडिंग आती है वो देखनी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब होता क्या है, इलेक्ट्रोक्यूशन मैंने बताया कि करंट गुजरने की वजह से या सीवियर इंजरी हो गई या डेथ हो गई। तो अब इलेक्ट्रोक्यूशन का फिनोमेना किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कब ज़्यादा चांसेस है सीवियर इंजरी और डेथ के। नंबर 1, टाइप ऑफ द करंट। अगर एसी करंट पास करता है तो ये ज़्यादा खतरनाक है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द डीसी। ठीक है, क्यों? AC 4 to 6 टाइम मोर डेंजरस दैन दैट ऑफ द डीसी। उसकी वजह कि ये ज़्यादातर कार्डियक एरिथमियाज काज करता है और टेटेनिक स्पैम जो ऑफ द हैंड है वो ज़्यादा काज करता है। बंदे ने किसी ने एक्सीडेंटली तार को हाथ लगे तो ये हैंड का स्पैम काज कर देगा, हाथ छूट नहीं सकेगा, ज़्यादा देर के लिए करंट गुजरेगा। डीसी की निस्बत ये ज़्यादा स्पैम काज करता है। दूसरा, हार्ट में से गुजरता है तो ये ज़्यादा एरिथमियाज काज करके फिब्रिलेशन अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट की तरफ ले जाता है। नंबर 2, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। डेफिनेटली अगर ज़्यादा वोल्टेज का करंट लगेगा तो ज़्यादा डैमेज होगा, कम लगेगा तो कम होगा। एक्सपोजर टाइम, अगर थोड़ी सी देर के लिए लगता है उसने हाथ हटा लिया तो कम डैमेज होगा, अगर ज़्यादा देर के लिए लगेगा तो फिर। तो यही वजह बताता है कि AC जो है DC की निस्बत ज़्यादा डैमेज क्यों काज करता है, टेटेनिक स्पैम काज करता है, जिसकी वजह से एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद डिपेंड करता है अर्थिंग। अब कभी कभी क्या होता है कि हैवी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई करंट गुजरता है या इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे एंट्री और एग्ज़िट पाथ जो करंट का होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने जाकर किसी तार को पकड़ लिया तो अब जो है करंट गुजरेगा उसकी बॉडी में से गुजर के ग्राउंड में जाएगा। अगर उसने पहने हुए जॉगर्स या कोई जूता पहना हुआ तो वो इंसुलेटेड है, तो पार्ट इनकम्प्लीट है, बहुत तो नीचे ज़मीन को ट्रांसमिट नहीं हो सकेगा, करंट गुजरेगा नहीं उसकी बॉडी में से। लेकिन अगर वो नंगे पाँव खड़ा है तो क्या होगा कि करंट उसकी पूरी बॉडी में से होकर ज़मीन को ट्रांसमिट हो जाएगा। नॉर्मली तो बाईपास किया होता है अर्थिंग में, तो ये है कि अगर नंगे पाँव जाएंगे तो वो फिनोमेना जो है ये उसकी बॉडी से होकर गुजरेगा, डैमेज करेगा। तीसरा चौथा बात, फ्लो ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है। फ्लो ऑफ द करंट क्या होता है, ये लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। जहाँ पे फ्लूइड होगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम, हार्ट और वेजल्स में फ्लूइड होता है तो डेफिनेटली हार्ट और वेजल्स में से ये गुजरता है। फिर आ जाता है पाथ ऑफ द करंट। पाथ ऑफ द करंट ऐसे हो सकता है कि लेट्स सपोज एक बंदे ने तार पकड़ी, उसी हाथ में से गुजरा, उसी टांग में से गुजर के ज़मीन में चला गया, या राइट हैंड से पकड़ा, हार्ट में से राइट हैंड में से गुजरा, हार्ट में से गुजर के लेफ्ट साइड में से गुजर के बाहर निकल गई। या ऐसे हो सकता है कि कभी कभी 2 मोड ऑफ एंट्री और एग्जिट भी हो सकते हैं कि लेट्स सपोज बंदा बैठा चार्जर से गेम खेल रहा था, करंट लगा, हाथ से बाजू में गया, बाजू से निकल के फोर आर्म से आर्म में गया, आर्म से गुजर के बैक में गया, बैक से फिर निकला, इस तरीके से भी हो सकता है। तो डिफरेंट इसके पार्ट ऑफ द हो सकते हैं। अर्थिंग अभी तक हमने फैक्टर देखे, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, टाइम ऑफ द एक्सपोजर, ठीक है जी, टाइप ऑफ द करंट। इसके अलावा वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि जो नॉर्मली सेफ़ होता है अमेरिका में 110 to 120 पे ज़्यादातर वोल्टेज यूज़ होता है। हमारे कितना होता है, हमारे जो यूज़ हो रहा है 220 तक 240 होता है, तो 200 वाली जो है वोल्टेज का करंट फाटल होता है। रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जब हम वेट होते हैं, वेट हैंड, तो उस वक्त क्या होता है कि इफेक्टिव एरिया बड़ा होता है। लेट्स सपोज हाथ गीले, बाजू गीला, तो हमने फिंगर लगाई तो वहाँ से सारा बाजू में से कपड़ों में से गुजर सकता है क्योंकि वहाँ वो गीले। सरफेस एरिया, इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज। दूसरा रेजिस्टेंस डेफिनेटली अगर ज़्यादा होगी तो करंट कम गुजरेगा। जब ड्राई रहती है बॉडी तो उसकी वो पुअर कंडक्टर है, उसकी 10,000 तक रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अगर वेट हो जाती है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज टू 200 to 300 ओम। तो रेजिस्टेंस पे भी ये जो है डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद अब आ जाते हैं कि फिनोमेना ऑफ द करंट। करंट क्या करता है, जब मिसाल के तौर पे किसी को लग गया तो क्या 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। अगर तो 220 to 40 वोल्ट का करंट है तो क्या होगा कि जो बंदा हाथ लगाएगा टेटेनिक स्पैम होगा और वो जुड़ा रहेगा उधर ही साथ। दिस इज़ कॉल्ड होल्ड ऑन फिनोमेना। दूसरा फिनोमेना होता है थ्रो ऑफ फिनोमेना। ये ज़्यादातर बहुत हैवी करंट होता है उस वक्त होता है। ये क्या करता है कि उठा के परे मारता है। अब इसमें ज़्यादातर इंजरी करंट की वजह से नहीं बल्कि इंजरी की वजह से डेथ हो रही थी। लेट्स सपोज अक्सर लाइन माइन जो चढ़े हुए होते हैं, अगर बेल्ट यूज़ ना करें या लेट्स सपोज उसने करंट लगाए, थ्रो फिनोमेना हुआ तो नीचे गिरा, किसी चीज़ से सर टकराया, इंजरी हो गई, डेथ हो गई, तो ज़्यादातर थ्रो फिनोमेना में इस वजह से डेथ होती है। फिर होता है तीसरा आर्सिंग फिनोमेना। बहुत ज़्यादा हाई वायर करंट अगर कभी गिरी पड़ी है ना तो उसके इर्द गिर्द करंट होता है, तो वो करंट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से उसके इर्द गिर्द एक जोन क्रिएट कर दिया जाता है कि वहाँ पे पेडिस्ट्रियन नहीं पास से गुजरेंगे, अदरवाइज़ वो चिपक जाएंगे उसके साथ। दिस इज़ आर्सिंग फिनोमेना। अब आ जाते हैं इसके बाद, इसकी जब करंट लग गया तो डेथ क्यों हो जाती है। पहली बात वेगल इनहिबिशन, खौफ से ही। नंबर 2 वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एरिथमियाज काज करेगा, अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। नंबर 3 एस्फिक्सिया,
ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से बंदा मर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। एस्फिक्सिया 2 वजह से होता है। नंबर 1 पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, बिल्कुल उसी फिनोमेना के थ्रू जैसे ये हैंड का टिटैनिक स्पैम हुआ था। दूसरा पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मिडल ऑफ लॉन्गिटा, इस 2 वजह से जो होता है एस्फिक्सिया हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है इंजरीज, ऊपर से गिरा नीचे किसी चीज़ से सड़ लग गया, उससे डिलेड काजिज़ में ये आ जाती है। रीनल फेलियर की वजह से बंदा मर सकता है। तो ये 4-5 काजिज़ बता दी। अब आ जाते हैं इसके वूंड। एंट्री वूंड होता है, एग्जिट वूंड होता है। अब एंट्री वूंड के ऊपर क्या मिलेगा आपको? हाइपरमीया मिलेगा, चेयरिंग होगी, ज़्यादातर रेडनेस होगी। जबकि एग्जिट वूंड जो होता है इवर्टेड मार्जिन, कोरुगेटेड मार्जिन होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट ऑफ द करंट टाइम पे। अगर कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ज़्यादा है तो येलोइश होगा, गोल्डन कलर का होगा, इवर्टेड मार्जिन, कोरुगेटेड मार्जिन होंगे। अगर कम लूज ड्यूरेशन है, थोड़ा सा लगा फिर हाथ पैर कर लिया, तो इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादा ड्राइड होता है, पिटेड होता है और मेटेलिनाइजेशन होती है। मेटेलिनाइजेशन क्या होता है कि मेटल के पार्टिकल को वायर के लिए से वो स्किन में धंस जाते हैं, चुभ जाते हैं, ठीक है। तो ये उसमें चले जाते हैं, इसे करंट पल्स भी कहते हैं। तो ये इसके हो गए इफेक्ट्स ऑफ द करंट, डेथ काजेज आगे। अब आ जाते हैं ऑटोप्सी फाइंडिंग। ऑटोप्सी फाइंडिंग में डेफिनेटली स्किन बर्न होगी, नंबर 1। नंबर 2 एस्फिक्सिया के फीचर मिलेंगे, कलर चेंजेस मिलेंगी। उसके अलावा रिगर मोटर्स अर्ली डेवलप होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी के मसल में स्पेम होगा, एटीपी जल्दी यूज़ हो जाएगी। उसके अलावा फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी जल्दी डेवलप हो जाएगी, वेल डेवलप होगी। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में डेफिनेटली अब एक्सीडेंटल होता है या नेग्लिजेंस का केस है कि बंदा चढ़ा हुआ था, दूसरे ने लाइट ऑन कर दी, उसकी डेथ हो गई करंट लगने से, एक्सीडेंटल होते हैं। नेग्लिजेंस के केसेस हो सकते हैं। सुइसाइडल रेयर होते हैं। और जो है असल में होमिसाइडल के केस में जुडिशल हैंगिंग अक्सर होती है कि लोग सर के ऊपर कैप लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के करंट लगाते हैं। तो ये हो सकती है इस तरह।